हे गाइस, अब आपको डेट्स को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री की जो भी सभी की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दैट विल हेल्प यू इन 2024 बोर्ड एग्जाम। और आपको डेट्स को लेकर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगी, जो कि आपको एमसीक्यूज में और आंसर राइटिंग में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। और वीडियो के किसी पार्ट को मिस मत करना, क्योंकि बीच बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगी। बाकी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं वीडियो, वो आपको मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। वो वीडियो भी देख लेना, सारी डेट्स मैंने पॉलिटिकल साइंस की कवर करी हैं। चलिए फिर हिस्ट्री में आपको 3 बुक्स देखने को मिलती हैं। एक तो बुक नंबर 1 है एंशंट हिस्ट्री। इसके बारे में देखते हैं, इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो फर्स्ट यू विल सी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि 2600 से 1900 बिफोर कॉमन एरा तक चलता है, इसका मेच्योर वाला फेज। उसके बाद जॉन मार्शल, जो कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, ये पूरी दुनिया को 1924 में ये बताते हैं कि हमने एक नई सिविलाइजेशन की खोज निकाली है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जॉन मार्शल अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, कब? 1924 के अंदर। उसके बाद 321 बिफोर कॉमन एरा में मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया जाता है। बाय वूम? बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ये आपको पता होना चाहिए। और ये याद रखना, दिस इज नॉट कॉमन एरा, गलती नहीं करना है, कॉमन एरा है। एग्जाम में दिया हो सकता है कॉमन एरा, बट दिस इज बिफोर कॉमन एरा। 1838 में क्या होता है आपको ये देखने को मिलेगा, अशोका ने क्या किया था, दो जो स्क्रिप्ट है उनका यूज़ किया था अपने इंस्क्रिप्शन में। तो एक तो आपको मिलेगी ब्राह्मी और एक खारोस्ती। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ना, उसका मोस्टली इंडिया के मेजर पार्ट में यूज़ किया गया है, ब्राह्मी का। और जो आपको खारोस्ती स्क्रिप्ट मिलेगी, उसका यूज़ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में किया है अशोक ने। तो यहाँ पर खारोस्ती का यूज़ किया है। तो ये जो ब्राह्मी है, इसको डिसाइफर किया एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ने, जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ये काम करते हैं, ये वाला काम किया जाता है 1838 में। ये जो अशोका की ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जिसका इन्होंने मोस्टली इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया था, इस स्क्रिप्ट का, ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, इसको डिसाइफर किया जाता है, इसके बारे में पता लगाया जाता है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1838 में। और ये भी याद रखना, ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है इसका मोस्टली यूज़ किया गया है, और खारोस्ती का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे 1919 में क्या होता है, जो एक क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का, उसको लेकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, जिसके जो लीडर थे वो थे वीएस सुक्थांकर। ये आपको पता होना चाहिए 1919 में। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा, हमने महाभारत को पढ़ा है, ठीक है। तो हमने जो महाभारत है, आप जो महाभारत है इसको देखोगे, हमने अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो नरेटिव, एक डायडेक्टिक है। ठीक है, तो जो नरेटिव वाला पार्ट है उसमें स्टोरी लिखी है, और जो आपको ये डायडेक्टिक वाला पार्ट मिलेगा, इसमें बेसिकली जो सोशल मैसेज है उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको कब लिखा जाता है, इसको कब लिखा जाता है, दोनों को, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नरेटिव पार्ट को लिखा जाता है लेकर 200 कॉमन एरा, यानी अराउंड। सी का मतलब ये जो है सिरका इसे कहते हैं, ये इसका मतलब है अराउंड। ठीक है, उसके बाद जो डायडेक्टिक वाला पार्ट है, जिसमें सोशल मैसेज दिया है, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को दिया था सोशल मैसेज भगवत गीता के अंदर। तो भगवत गीता को आप कहाँ रखोगे, आप डायडेक्टिक वाले पार्ट में रखोगे, इसको बाद में ऐड किया जाता है। तो इसकी डेट है 200 से लेकर 400 कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा, यहाँ पर ये BCE है और यहाँ पर ये CE है। तो नरेटिव वाला पार्ट, डायडेक्टिक वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। आंसर लिखने में ये आपको बहुत ही मदद करेगा। ओके, 1989 में जो सांची है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है बाय यूनेस्को। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी ये वाली बुक है, जो कि बुक नंबर 2 है, मेडिवल हिस्ट्री। बुक नंबर 1 और 2 में इतनी डेट्स एज सच नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पर 711 में क्या हो रहा है, 711 के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो मोहम्मद कासिम है वो क्या करते हैं, सिंध को कन्क्वर करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो बैटल ऑफ रेवाड़ होता है, यहाँ पर राजा दाहिर को हराया जाता है बाय, हम कह सकते हैं, मोहम्मद कासिम, और सिंध को कन्क्वर किया जाता है। इसी के बाद से हम कहते हैं कि इस्लाम की इंडिया में एंट्री हो जाती है, और जो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट है वो धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। फिर इस्लाम का रूल आएगा धीरे धीरे करके, मोहम्मद घोरी, मतलब पहले तो गजनी आएंगे, घोरी आएंगे, फिर यहाँ पर दिल्ली सल्तनत बनता है, मुगल एम्पायर बनता है। ठीक है, उसके बाद 1336 में हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया जाता है बाय, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हरिहर एंड बुक्का राया। ठीक है, हरिहर एंड बुक्का राया, ये 2 ब्रदर्स के द्वारा 1336 में विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया जाता है।
1565 में एक इंपॉर्टेंट बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। इस बैटल के बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर है इसका डिक्लाइन होना धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। मतलब विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता, बट ये जो बैटल था इसकी वजह से हम कह सकते हैं विजयनगर एम्पायर को काफ़ी लॉस होता है और इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और कुछ लंबे समय, थोड़े और हम कह सकते हैं समय तक चलेगा विजयनगर एम्पायर इस बैटल के बाद, बट वो पावर नहीं थी जो कृष्णदेवराय के रूल में आपको मिलेगी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जो राजा थे विजयनगर डायनेस्टी के, दैट वाज सदाशिव राया, और उनका एक मिनिस्टर था, कौन, रामा राया, जो कि मिनिस्टर था उनका और उन्हीं के हाथ में मोस्टली पावर थी। वो इस बैटल में लड़ते हैं, बट इसमें यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो आपको डेक्कन सुल्तान्स वगैरह मिलेंगे वो हम्पी वगैरह को क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं, ठीक है, याद होना चाहिए। 1976 के अंदर हम्पी को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये साइट है नेशनल इंपॉर्टेंस की, और 1986 के अंदर हम्पी को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पिछला हमने क्या पढ़ा है, पिछला हमने सांची का पढ़ा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, दैट इज 1989। ये वाला कौन सा है, ये 1986 है, कंफ्यूज मत होना, ओके। फिर 1526 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल होता है जिसको आप सभी जानते ही हो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिससे मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट होती है। ये किस किस के बीच में होता है, तो आपको इब्राहिम खान लोधी मिलेंगे। इब्राहिम खान जो लोधी हैं, जो कि लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, वर्सेस बाबर, ठीक है, बाबर के बीच में और इब्राहिम खान लोधी के बीच में होता है, और फिर बाबर इसमें जीत जाते हैं बैटल में। फिर यहाँ पर आप देखोगे जो मुगल एम्पायर है वो सामने आता है, राइट, मुगल एम्पायर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वाली बुक की तरफ। उससे पहले आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं क्लास ले चुका हूँ हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के ऊपर, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख लेना। बाकी मैं कल भी यहाँ पर नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ जो कि पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ के ऊपर होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पोलिंग के थ्रू हम करेंगे। आपको क्लास का लिंक नीचे मिल जाएगा, एनरोल कर लेना, 7 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हो थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो भी आपको हेल्प करेगी, ओके। तो लिंक आपको प्रोफाइल का और क्लास का नीचे मिल जाएगा, डू एनरोल नाउ। आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्लास होगी ना, दैट विल बी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी ये जो बुक नंबर 3 है जो कि डील करती है विद दी मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो ये चीज़ है, ये जो बुक है ना, इसमें काफ़ी डेट्स आपको मिलेंगी, और ये वाली बुक की डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी वाले मैप एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, सारी की सारी डेट्स आपको लर्न करनी है इस वाली बुक की, ओके। तो ज़्यादा देखकर घबराना नहीं है, रिवीजन करोगे हो जाएगा। देखो तरीका पता है क्या होता है, आपको ना डेट्स के साथ ना एक लिंक बनाना है कि भाई अगर मैं ये डेट पढ़ रहा हूँ तो इससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इस डेट पे ये हुआ है। 2-3 बार रिवीजन करने से ही होगा, एक बार देखोगे तो आपको घबराहट ही होगी, रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आता है, जिसको कौन लेकर आते हैं, तो जो लॉर्ड कॉर्न वालिस हैं ये लेकर आते हैं। इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बोलते बोलते फिर हो जाता है, बट प्लीज़ कॉपरेट, आपको समझ में आना चाहिए। 1813 में क्या होता है, 5th रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है टू दी ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये पता होना चाहिए। 1832 में क्या होता है, जो पहाड़ी का लैंड था ना, उसमें से कुछ जो एरिया है लैंड का, वो संथल्स को दिया जाता है एज अ दमीनी को। तो ये ज़मीन का नाम है दमीनी को, ये आपको पता होना चाहिए। पहाड़ी का लैंड जो कि किसको दिया जा रहा है, संथल्स को, दैट इज़ दमीनी को, 1832 के अंदर। उसके बाद इसी की वजह से जब ये संथल्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर संथल रिबेलियन होता है जो कि 1855-56 के अंदर होता है। और आपको ये पता होना चाहिए, सिद्धू और जो कन्हू, ये जो आपको मिलेंगे 2 लीडर थे, ठीक है, जो कि संथल रिबेलियन को लीड कर रहे थे। फिर 1875 में जो डेक्कन वाला एरिया है उसमें रेओट्स होते हैं, काफ़ी पीजेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, फिर ये रेओट्स करते हैं, दंगे करते हैं, मीन्स आप कह सकते हो रेवोल्ट करते हैं, राइट। उसी के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, जो डेक्कन रेओट्स कमीशन है, डेक्कन जो रेओट्स कमीशन है उसको स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, डेक्कन रेओट्स कमीशन को स्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद 1859 में क्या होता है, ब्रिटिश लिमिटेशन लॉ पास करते हैं, जिसके अंदर ये था कि अगर कोई भी लोन को लेकर बॉन्ड साइन हो रहा है, किसके बीच में, मनी लेंडर्स के बीच में और पीजेंट के बीच में, उसकी वैलिडिटी खाली 3 साल ही होगी। और ये किया जाता है ताकि इंटरेस्ट को देखा जा सके, भाई इंटरेस्ट बढ़ तो नहीं रहा, इंटरेस्ट को चेक किया जा सके कि मनी लेंडर्स ज़्यादा इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहे,
ये चीज़ होती है ताकि एक्सप्लॉयटेशन को कम किया जा सके, पीजेंट का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको कम किया जा सके, इसलिए अंग्रेज क्या करते हैं, जो लिमिटेशन लॉ है इसको पास करते हैं। 1801 में यहाँ पर क्या होता है, देखो होता क्या है, 1798 में जो लॉर्ड वेल्सली हैं वो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लेकर आते हैं, इसके बारे में हमने बुक में बात करी है। 1801 में इसी पॉलिसी को, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है वेल्सली के द्वारा अवध में, ठीक है, अवध में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। उसके बाद 1851 में क्या होता है, अवध को ये बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कि भाई अवध तो एक चेरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन गिर जाएगी, यानी कुछ समय बाद हम अवध को कन्क्वर कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो ये चीज किसके द्वारा बोली जा रही है, 1851 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और अवध वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 में फिर अवध को एनेक्स भी कर लिया जाता है, जो वाजिद अली शाह थे, ठीक है, जो आपको वाजिद अली शाह मिलेंगे, इनको कलकत्ता भेज दिया जाता है कि भैया आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा, शासन चलाना नहीं आ रहा, आप चले जाइए कलकत्ता, ठीक है। फिर इनकी वाइफ जो है बेगम हजरत महल, और उसके बाद ये वाजिद अली शाह फिर रेवोल्ट में इन्वॉल्व होते हैं। 10 में 1857 में फिर ये जो म्यूटिनी है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम दी मेरठ। 1829 में अंग्रेज क्या करते हैं, जो सती सिस्टम है इसको एबॉलिश कर देते हैं, और रिलीफ ऑफ लखनऊ को पेंट किया जाता है 1859 में, किसके द्वारा, थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये पेंटिंग आपको बुक में मिल जाएगी, एक बार देख लेना। नेक्स्ट अब आपको ना चैप्टर 13 मिलेगा, और ये जो चैप्टर 13 आपकी हिस्ट्री का है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। मैं इसके लिए ये कहूँगा, ये जो चैप्टर है ना इसको आपको डेट्स के थ्रू ही पढ़ना है, भाई ये इवेंट हुआ, फिर ये इवेंट हुआ, फिर देन दिस, ठीक है। तो इस चैप्टर में काफ़ी डेट्स आपको मिलेंगी, डेट्स के थ्रू ही इवन आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो फिर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। 1915 में क्या होता है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया में आते हैं। 1916 के अंदर 1916 में महात्मा गांधी जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें अपनी स्पीच देते हैं, ठीक है। और ये स्पीच हर किसी को चौंका देती है कि भाई ये महात्मा गांधी ने क्या बोल दिया कि पीजेंट्स वगैरह को भी इन्वॉल्व करो। उसके बाद 1917 में फिर महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करेंगे काफ़ी सारे चीज़ों में। चंपारण सत्याग्रह होता है 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है। 1919 में यहाँ पर क्या करते हैं अंग्रेज, रॉलेट एक्ट पास करते हैं, उसी के अगेंस्ट में, उसी के लिए प्रोटेस्ट करने के तौर पे हम कह सकते हैं रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। फिर इस मूवमेंट को दबाने के लिए अंग्रेज क्या करते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए पता। ये सारे काम 1919 में हो रहे हैं। 1919 और 1919 में स्टार्ट हुआ था और लास्ट में, और 1919 के एंड में, और 1920 भी हम कह सकते हैं खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, जिसको स्टार्ट करते हैं मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फिर महात्मा गांधी अपॉर्चुनिटी देखते हैं इसको कि भाई हिंदू मुस्लिम को मुझे एक साथ लेकर आना है। फिर 1920 में वो भी क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कर देते हैं, और दोनों मूवमेंट को मिलाना वो चाहते थे ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके अंग्रेजों के ऊपर हमला बोल सकें। 1922 में क्या होता है, जब यहाँ पर आप देखोगे चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, फिर महात्मा गांधी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि मुझे इस मूवमेंट को नॉन वायलेंस तरीके से चलाना है। लेकिन जब ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, फिर महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आता है, जिसको लेकर काफ़ी विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, जिसमें डिमांड होती है पूर्ण स्वराज की, कि भाई अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कुछ भी हो जाए, नाउ वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करेंगे। फिर महात्मा गांधी क्या करते हैं, 12 मार्च 1930 को सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम, और उसके बाद वो टुवर्ड डांडी जाते हैं, ठीक है। डांडी वो पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद से हम कहते हैं कि भाई इसी सॉल्ट मार्च से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी शुरुआत हो जाती है। अब आपको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये नवंबर 1930 से जनवरी 1931 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन सी थी, वो थी सेकंड वाली, ठीक है। सेकंड वाली में पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट वाले को बॉयकॉट करते हैं, सेकंड को भी हम करते हैं। जब फर्स्ट को बॉयकॉट किया तो फिर गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में पैक्ट भी साइन होता है,
जो कि 1931 में ही पैक्ट साइन हो रहा है। किसके बीच में? गांधी के बीच में और इरविन के बीच में। ये आपको पता होना चाहिए। इसी पैक्ट का रिजल्ट निकलता है कि महात्मा गांधी फिर सेकंड वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, लेकिन फर्स्ट को भी नहीं करते और थर्ड को भी नहीं करते फिर। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट साइन होता है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, ये अंग्रेज लेकर आते हैं। इसमें से हमने कई सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हैं। 1940 में क्या होता है? अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, और पाकिस्तान रिजोल्यूशन एक्ट पास होता है। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में, जो कि फेल ही हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगस्त 1942 के अंदर होता क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं और यहाँ पर डू और डाई का स्लोगन भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। ओके, 1946 के अंदर, और मल्टीपल कारण थे, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कवर कराया है वीडियोस में, आप देख सकते हो। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है, जो कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको सेटअप करके जाता है। ठीक है, तो ये मैंने असेंबली लिखा है, ठीक है, तो असेंबली है ये, दिस इज असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में सेटअप हो रही है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के द्वारा। इसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं। इस दिन काफ़ी रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर मुस्लिम लीग चाहते थे कि नाउ वी वांट सेपरेट नेशन फॉर अस, दैट इज पाकिस्तान। ओके, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया जाता है जेएल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, पूरा आपको बताना होता है। उसके बाद 2 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मिलेंगी। फर्स्ट इज कब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया, अडॉप्ट किया, और कब उसको फोर्स में लाए हम। तो 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया, अडॉप्ट किया, मतलब पूरा हमने अडॉप्ट कर लिया था, तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू हमने कब किया, फोर्स में कब आया ये, एनफोर्स कब हुआ, ये होता है 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर तभी तो हम जो रिपब्लिक डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स थी। एक बार मैं आपको फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट बुक की, सेकंड बुक की, थर्ड बुक की, आई होप आपको सारी की सारी डेट्स समझ में आ गई होंगी। 1-2 बार वीडियो को और देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा, और बीच बीच में मैंने आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताई है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियोस को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको हेल्प मिल रही है तो। बाकी ऐसी वीडियोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी चैनल पर, जो कि बिलीव मी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। ओके, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, और फिर हम वहाँ पर मिलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।